नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी आपको एक नोटिफ़िकेशन मिल तो गया होगा सचिन सर के द्वारा कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रैपिड फायर जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें फिर से मैं एक बार हाज़िर हूँ आपके सामने। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, 100 क्वेश्चन्स फिर होंगे और फिर एक बार और फिर 100 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को आप पढ़ कर के चले जाना। उन्हीं में से आपके जो जीएस वाला पोर्शन है, 90% उन्हीं में से हो जाएगा। 100% मैं गारंटी नहीं लेता इस बात की कि एग्जामिनर का मूड का पता कुछ नहीं कि क्या पूछना चाहता है। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए चलते हैं हम फिर से। आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ मैं देता चलूंगा कुछ चीजों का। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ठीक है, हम क्या कर देते हैं, किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? पहले तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर हुई थी। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। थी सिंधु नदी के किनारे पर, लेकिन उसका पहला स्थल जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो सिंधु नदी के किनारे पर नहीं थी, वो रावी नदी के किनारे पर थी। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। किस तट पर थी? दाएं तट पर थी। ठीक है, दूसरा किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो अब यहाँ पर दो लोगों ने जो खोज की थी उसको दिमाग में याद रखना यहाँ से। फैक्ट, कब? 1921 में। किसने? आर डी साहनी, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहनजोदड़ो। 1922 में मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों तीनों चीज। तो कंफ्यूज मत होना कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो बता देना दयाराम साहनी ने की। कब खोज की थी? तो 1921 में की थी। अब 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। और किस नदी के किनारे पे की थी? सिंधु नदी के किनारे पर। तो इनकी डेट में और इनके प्लेस में कंफ्यूज मत होना कि कब किसने कहां पर की थी। अब आते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एग्जामों में पूछा गया, और सिंगल डे जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनमें ज्यादातर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, अब आते हैं हम अगला। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदी, गोदीवाड़ा। ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप काट करके कर लेना गोदीवाड़ा। इस पेन को मैं थोड़ा पतला कर लूं। हाँ, इसको कर लेना गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा को इंग्लिश में बोल देते हैं डॉकयार्ड। हिंदी मीडियम वाले होंगे तो वो समझ जाए, गोदीवाड़ा भी अगर सब लिखा मिल जाए तो कहीं पर कंफ्यूज मत होना, क्या? डॉकयार्ड। ठीक है, या बंदरगाह बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, अगला आता है सिंधु घाटी लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा। क्यों क्यों नहीं जानते थे लोहे को? क्योंकि लोहे की खोज कब की गई थी? 1000 बीसी में। 1000 बीसी के समथिंग। और सिंधु घाटी सभ्यता कब थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी 1750 बीसी तक। उसके बाद में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, जो 1300 बीसी तक गया है, जो एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस धातु की बनी हुई होती थी? चांदी की। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें। अब आता है सब सिंधु क्षेत्र किसे कहा जाता है? सब सिंधु का मतलब है जहां पर 7 नदियां बहती हो। 7 नदियां किसमें बहती है? पंजाब में। कर पंजाब और इसके आसपास का क्षेत्र। पंजाब का मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, इसका मतलब पंजाब। इसमें 2 नदियां और मिला दीजिए तो उसको बोल देते हैं हम सब सिंधु। जो 2 नदियां कहां पर चली गई हैं? हमारे पाकिस्तान की तरफ बह करके चली गई हैं। ठीक है, जा रही हैं। अब उपनिषदों का को किस अन्य नाम से जानते हैं? वेदांत। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेदांत। यानी कि वेदों में 4 जो वेद है ना, वेदों के बाद में जो बताए गए हैं, ठीक है, हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेदों के बाद में क्या है? हमारे साहित्य, ब्राह्मण साहित्य हैं। तो उनके बाद में जो अंत में जो आते हैं उपनिषद आते हैं, तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। वेदांत का मतलब ये मत समझ लेना कि अंतिम वेद, अंतिम वेद नहीं, ग्रंथों में चौथे नंबर पर आते हैं, तो इसका मतलब वेदांत है। उपनिषदों आते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्लास में पड़ी हुई है, आप जा करके देख लेना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। बुद्ध का नहीं, बुद्ध का कहां पर हुआ था जन्म? बताएगा कोई? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट में बताना। आ गया, अगला ही क्वेश्चन है। लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, चलिए। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में।
सारनाथ यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। सारनाथ में पहला उपदेश हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। अच्छा देखो, दोनों की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। मल्लों की राजधानी थी, एक की कुशीनगर, एक पावापुरी, ठीक है। तो इनकी कुशीनगर में हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी की, ठीक है। तो ठीक इनकी मल्लों के ही क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि 16 महाजनपद थे। महाजनपद मैंने पढ़ाए हैं, उसी में आप जाकर के देखोगे तो किसके साम्राज्य में इनकी मृत्यु हुई थी? तो दोनों की ही किसमें? मल्लों की राजधानी में हुई थी। मल्लों की 2 राजधानी थी, एक कुशीनगर और एक पावापुरी। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी की हुई थी, जैन धर्म के हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में, ठीक है। कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, ठीक है। अब 16वें के अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए थे? धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए थे? अशोक ने, ठीक है। धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए थे? अशोक ने। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? देखिए, वैसे अशोक के शिलालेख ज्यादातर 4 लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और एक और कौन सी? चौथी कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और एक और थी, वो बताइए किस में लिखे गए थे और ज्यादातर किस में मिले हैं? ठीक है, खरोष्टी में। खरोष्टी में कौन सा मिला होगा, पता है आपको? अरेमाइक में कौन से थे? अफगानिस्तान से इस क्षेत्र में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं? ये सारे आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। हो सकता है शायद आगे भी आ जाए, जो आगे आ जाए उसको नहीं बताओगे, जो आगे नहीं आएगा तो उसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में, वैसे अरेमाइक और खरोष्टी लिपि में भी इनके अभिलेख मिले हैं अशोक के, ठीक है। कौन सा शिलालेख यूनानी भाषा में मिला है? अफगानिस्तान का शिलालेख, ठीक है। अफगानिस्तान में एक शिलालेख मिला है। शिलालेख जानते हैं? शिलालेख होता है एक पत्थर पर कुछ लिख दिया गया। जैसे आज भी आप देखते हैं ना, कहीं कोई पुराने मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं, कहीं पे कोई तीर्थ स्थल है या कोई ऐसी जगह है, कोई पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहां पर क्या करते हैं ज्यादातर लोग जा करके कुछ भी लिख देते हैं, फला फला डैश डैश करके कुछ भी लिख दिया जो भी, तो वो क्या हो गया? एक लिखा हुआ हो गया ना अभिलेख। तो ऐसे इन्होंने शिलालेख, शिला कहते हैं किसी पत्थर पर, बड़े से पत्थर पर लिखवा करके छोड़ दिया, उसको बोलते हैं शिलालेख। तो अशोक के बहुत शिलालेख मिले हैं, जैसे तो वैसे 14 दीर्घ शिलालेख मिले, फिर उसके बाद लघु शिलालेख है, फिर अन्य बहुत सारे शिलालेख हैं, लेकिन 14 इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखना कौन सा शिलालेख यूनानी भाषा में? अफगानिस्तान वाला, ठीक है। अफगानिस्तान में जो अशोक का मिला है। अशोक का प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? गिरनार वाला अभिलेख। गिरनार अभिलेख अशोक का ही है। गिरनार गुजरात में पड़ता है, ठीक है। पूरे भारत में ही अशोक के शिलालेख मिले हैं, इवन कहाँ? श्रीलंका तक मिले हैं। अशोक के टाइम पीरियड पर भारत का विस्तार कहाँ था? अफगानिस्तान से लेकर के उधर श्रीलंका से लेकर के म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह यहाँ तक अशोक का रहा, ठीक है। बहुत। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। इनका दूसरा नाम भी क्या है? विष्णुगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हत्या करके? नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के में, ठीक है। मेगस्थनीज का एक वो था, कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर मेगस्थनीज का, सेल्यूकस निकेटर। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। सम्राट अशोक का दूसरा नाम क्या था? देवनाम प्रियदासी। ये एनसीईआरटी में मिला हुआ है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। सम्राट अशोक का दूसरा नाम क्या है? देवनाम प्रियदासी। अशोक का ही नाम है ये, 12th क्लास की एनसीईआरटी में है, अच्छे से पढ़ लेना। अर्थशास्त्र, और ध्यान रखना अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई रचना है? राजनीति विज्ञान पर, ना कि ये इकोनॉमी पर, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, ये राजनीति विज्ञान पर लिखी गई है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। कौटिल्य भी है, कुछ भी मिल जाए आप समझ जाना, ठीक है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कहां पर है? गिरनार गुजरात का। तो ध्यान कर लेना, गिरनार गुजरात वाला सबसे बड़ा शिलालेख है। हालांकि और भी शिलालेख है, एक शिलालेख और मिला है इनका, कौन सा? जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, किसमें है? 13वें शिलालेख से। कहां पर? कलिंग से मिला है। कलिंग कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में जो शिलालेख मिला है वो 13वें नंबर का है, और उसमें ही इनके क्या, अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था ना, उसकी घटना का वर्णन है उसमें, ठीक है।
भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष की स्थापना की। भेरी घोष कहते हैं युद्ध वाला फॉर्मेट अपना त्याग करके फिर किसमें गए थे, धम्म घोष यानी धर्म महामात्र बन गए थे। उसकी स्थापना की थी अशोक ने। अशोक को इसीलिए महान कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भीषण नरसंहार हुआ था और उसको देख करके इसका हृदय पिघल गया और फिर इन्होंने कसम खा ली कि अब मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। 261 BC में अंतिम युद्ध किया था इन्होंने और 269 में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, 13वें वर्ष में, वैसे और भी पहले बैठे थे 271 में, 2 बार किया इन्होंने। ठीक है, अब आते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल, स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, बहुत सारी उपाधि ली थी, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराज अधिराज की। ध्यान कर लेना, चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था, उसने किस चीज की और उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की। ठीक है, बड़ा अच्छा थोड़ा, अब ठीक है ना। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराज अधिराज की। ठीक है, मैं केवल चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहा हूँ, कहीं पर विक्रमादित्य आ जाए नाम या चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाए तो समझ आना वो विक्रमादित्य की बात चल रही है दूसरे वाले की। ठीक है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है, भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त को क्या सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की अब बताएगा कोई, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कौन सा है, कोई कमेंट में बताएगा, बता देना, कमेंट में लिख देना। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के कब चला था, बाबर के आने तक, कब तक, 1526, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, इससे पहले टाइम पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। इसके बाद में मुगल काल चल गया था। ठीक है, मुगलों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, इनके जो स्थापत्य बने हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी इनकी आपस की हिस्ट्री का कुछ नहीं पूछा जाएगा, पहले पूछा जाता था इस गवर्नमेंट से पहले। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया था। पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। हालांकि इसमें बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 मंजिल जोड़ी थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलैया के गुरु थे। कौन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, स्टार्ट करा दिया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये नीचे आ ही गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था, बताएगा कोई, इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश इसी का दास था, गुलाम था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, ध्यान कर लेना, गुलामों का गुलाम या दासों का दास, गुलामों का गुलाम। क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गौरी का दास कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था गुलाम, बताएगा कोई, इल्तुतमिश। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, पूछा जा सकता है, खिलजी वंश का कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। हालांकि इसमें बाद में नाम किसका है, अलाउद्दीन खिलजी, उसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका संस्थापक नहीं पूछा जाएगा। इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी था अलाउद्दीन खिलजी, उसको वो बैठा दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध मंत्री कौन था, अलालू मुल्क। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कभी पूछे नहीं गया आज तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन पूछे गए, इसने 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, किसको खरीदा था इसने, गुजरात में एक युद्ध के लिए गया था और वहां से एक किसी को खरीद करके लाया था ये। ठीक है, बताना ये किसको खरीद के लाया था, पता है किसको, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने किससे हराया था, राणा रतन सिंह को हराया था। राणा रतन सिंह वही पद्मावती के पिता ने पति, पद्मावती के पति, जो पद्मावती बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है पद्मावत। ठीक है, देख लेना, अच्छी फिल्म है, लेकिन उसमें स्टोरी संजय लीला भंसाली ने कुछ बना दी है, आप उस पर मत जाना, लेकिन जो सच्चाई है वो अलग है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली से दौलताबाद।
बिन तुगलक राजधानी इसने परिवर्तन करने पे लगा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के एमबीटी, इसको शॉर्ट में एमबीटी बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुल्तानों में से एक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने अपने 5 निर्णय लिए थे पर 5 के 5 इसके फ्लॉप हो गए। किस कारण से हो गए? एक तो ये पढ़ा लिखा ज्यादा था और ये समय से ज्यादा तेज चल रहा था, इस वजह से इसके फ्लॉप हो गए। ये दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, ठीक है, एडवांस में इसने पैसे दे दिए सैनिकों को। कई सारे युद्ध थे, वो तो मैं बता दूंगा बाद में, और मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप जाकर के देख लेना, उसमें सारा मैंने बताया हुआ है। तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था ये अपनी राजधानी को, फिर वापस से दौलताबाद से फिर दिल्ली लानी पड़ी इसे अपनी राजधानी, तो आने जाने में इसका बहुत खर्च हो गया। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब शुरू हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच हुई थी? एक तरफ तो कौन था? बाबर। दूसरी तरफ कोई बताएगा? बाबर, और दूसरी तरफ कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था, ठीक है ना, 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच हुई? अरे आगे ही लिख रहा हुआ है ना, बाबर और इब्राहिम। मैं भी तो कहूँ कैसे याद आ गई। 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। बाबर ने कौन सी आत्मकथा लिखी? तुजुके बाबरी, या इसको बाबरनामा भी कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। दिल्ली में सिर्फ 2, दिल्ली कहता हूँ, दिल्ली सल्तनत में 2 ही लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है, एक बाबर ने और दूसरे किसने लिखी है? नहीं, हुमायूं की हुमायूं नामा तो उसकी बहन ने लिखी है। नहीं, और कोई? हाँ? बताना, बताऊंगा मैं, सुन लेंगे इसमें सब। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ये लाइब्रेरी से गिर के खत्म हो गया था। अकबर ने कितने साल की उम्र में गद्दी संभाली? 13 साल की उम्र में। ठीक है, हालांकि ये गद्दी पर बैठा था नाम के लिए। वास्तविक शासन कौन चला रहा था? इसकी धायमा कौन? माहम अनगा। माहम अनगा, ठीक है, उसका नाम है माहम अनगा, याद रखना। और कौन था सेनापति? कौन था इनका? रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, जो इनके नवरत्नों में से भी एक था। और जिनके दोहे आपको पता है 9th 10th में आपने किताबों में पढ़े होंगे रहीम के नाम से। रहीम के दोहे पढ़े होंगे ना, वो थे रहीम खान खाना, वही है। खान खाना की उपाधि दी थी। अकबर का दरबार किस नाम से प्रसिद्ध था? नवरत्न सभा। 9 लोगों की सभा थी, 9 विश्वस्त उनके कर्मचारीगण या मंत्रीगण उनके साथ रहते थे। हालांकि इस पद पर 10 बैठने वाले कुल 10 लोग थे। नाम 9 है लेकिन बैठने वाले कुल कितने थे? 10 लोग थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह दूसरे ने पद संभाला था, बता दूंगा फिर वो। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। कबीरदास की कौन सी है? 3 है, साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी, इन तीनों को संकलित करके ही हमने एक बोल दिया, क्या? बीजक। 3 रचना है, साखी, शबद, रमैनी, और उन तीनों को कंपाइल करके क्या बीजक बोल दिया। और ये किसकी रचना है? कबीरदास की। अकबर का इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। अब अकबर का इतिहासकार अबुल फजल था। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। अभी मैंने 2 लोगों की बताई थी ना, 2 लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी, एक बाबर ने और एक दूसरा कौन? अब पता चल गया, जहांगीर ने, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, अब शाहजहां किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था? ताजमहल, जो बहुत इंपोर्टेंट है, दुनिया के 7 अजूबों में से था। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।